नमस्कार मेरे प्यारे विद्वान साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आज के इस सेशन को प्रारंभ करने से पहले मैं थोड़ा कुछ बता दूं कि पहले की जो पूर्व क्लासें हो चुकी हैं, 2 क्लासें, उसका थोड़ा रिवीजन करवा देता हूं और उसके आगे अपन स्वरों का वर्गीकरण रूप में पढ़ेंगे आज की क्लास को। तो मैं थोड़ा कुछ बता देता हूँ उससे पहले मोटिवेशन लाइन के साथ आज के इस क्लास को आरंभ करेंगे। टूटा हूँ ख़त्म नहीं हुआ, फिर से जुड़ जाऊँगा, पंख नहीं तो क्या हुआ, हौसलों से उड़ जाऊँगा, हौसलों से उड़ जाऊँगा। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। पहले अपन जो कुछ भी पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं। यानी पूर्व की जो 2 क्लासें हो चुकी हैं हिंदी भाषा यानी व्याकरण से संबंधित, उसका आज थोड़ा रिवीजन करेंगे, फिर शुरुआत करेंगे आज की क्लास को। तो ग्रामर, हिंदी ग्रामर, ठीक है। यानी हिंदी भाषा एवं व्याकरण का परिचय, ये पार्ट अपना पहला परिचय, ठीक है। ये पार्ट अपना पहला प्रारंभ हो चुका है। तो यानी पूर्व की 2 क्लासों में इनको ले चले हैं अपन समाप्त की ओर। यानी भाषा क्या है, ठीक है। भाषा के बारे में मैं बता चुका हूँ कि भाषा क्या है। भाषा को ख़त्म करते ही हमने व्याकरण बिंदु को स्टार्ट किया था। व्याकरण में अपन पढ़ चुके थे वर्ण विचार से संबंधित। वर्ण में अपन पढ़ चुके थे कि वर्ण में 2 प्रकार, यानी 2 प्रकार है वर्ण के। एक तो स्वर है, ठीक है, और दूसरा जो प्रकार है वो व्यंजन है। स्वरों की संख्या अपन पढ़ चुके हैं 11 है। अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ठीक है। लास्ट में 2 अम और अह को स्वर नहीं कहा जाता है, इन्हें अयोगवाह ध्वनि कहा जाता है। अयोगवाह ध्वनि इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये व्यंजनों के साथ जुड़कर प्रयुक्त नहीं होते हैं। अयोगवाह ध्वनि कहते हैं उनको, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं व्यंजनों की संख्या 33 है, जिनमें 25 स्पर्शीय व्यंजन है। इसके बाद अंतस्थ वर्ण है, इसके बाद उष्ण वर्ण है। इन सब को मिलाकर 33 वर्ण बनते हैं और अंतिम 2 जिन्हें संयुक्त वर्ण कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक अपन बात कर चुके थे। अब आगे चल रहे हैं आज का नया टॉपिक। आज का नया टॉपिक ले रहे हैं मेरे प्यारे विद्वान साथियों। तो जुड़ जाओ आपके इस साथी दोस्त के साथ। एक नए अंदाज में हिंदी ग्रामर को पढ़ेंगे। सबसे यूनिक तरीका अपनाऊंगा। यानी हम स्वर के बारे में पढ़ चुके हैं। स्वर किन्हें कहते हैं? वे वर्ण जिनको उच्चारित करने के लिए दूसरे वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। यानी स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्णों को, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनि या फिर स्वरों को या फिर वर्ण को, ठीक है, इसे स्वर कहा जाता है। जो स्वतंत्र रूप से, फ्रीडम रूप से यदि उच्चारित हो तो उसे स्वर कहा जाता है। स्वरों की संख्या अपन पढ़ चुके हैं, कितनी है? 11 है स्वर। 2 इसमें है, एक अम जिसे अनुस्वार कहते हैं और दूसरा है विसर्ग, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, इसको विसर्ग बोलेंगे, विसर्ग, और ये अनुस्वार है, ठीक है। ये अनुस्वार है मेरे प्यारे विद्वान साथियों। एक बात बता दूं कि आज के इस सेशन को अपन शुरुआत कर चुके हैं और बिना टाइम गंवाए
कम समय में बहुत अधिक मैटर आपके सामने रख रहा हूँ, तो आप जुड़ जाओ। अनुस्वार कहते हैं, ठीक है। अब स्वरों की हम बात कर चुके हैं कि स्वरों की अपन बात कर चुके हैं, ठीक है। स्वर की बात कर चुके हैं। स्वर की संख्या 11 होती है। अब स्वरों का वर्गीकरण देखना। स्वर कौन कौन से हैं? अ, सुनना, आ, लघु ई, दीर्घ ई, लघु ऊ, दीर्घ ऊ, री, ई, आई, ओ और औ, ठीक है। इनको तो अपन स्वर कहते हैं। और जो दो बचते हैं, अम और अह, इन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अयोगवाह ध्वनियाँ, अयोगवाह ध्वनियाँ, ठीक है, या वर्ण कहा जाता है, ठीक है। अब सुनना, स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, यानी स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों को कितने भागों में बांट सकते हैं? स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। स्वरों को अपन मुख्य रूप से, या फिर स्वरों को अपन 6 तरीके से बांट सकते हैं। 6 तरीके कौन कौन से? सुनना एक बार, मैं आपको हिंट नहीं, विस्तार से पढ़ेंगे। पहले एक बात समझ लो कि स्वरों के 6 प्रकार अपन बांट सकते हैं। पहला है मात्रा के आधार या फिर उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। दूसरा है ओष्ठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तीसरा जो है अपना जो है वो जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर है। चौथा अपना जो वर्गीकरण है स्वरों का, वो है तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। और पांचवा जो है वो नासिकता, यानी नासिकता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। और छठा जिसे अपन कहते हैं जाति के आधार पर, जैसे समान जाति के स्वर और असमान जाति के स्वर कहते हैं। तो पहला अपन देख लेते हैं मात्रा के आधार पर, ठीक है, पहला, या फिर उच्चारण के आधार पर। दूसरा अपन पढ़ते हैं, दूसरा अपन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? दूसरा अपन पढ़ते हैं ओष्ठ की आकृति को, या फिर ओष्ठ के आधार पर। तीसरा अपन पढ़ते हैं जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर। जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। चौथा अपन जो पढ़ते हैं उसे कहते हैं तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। और पांचवा जिसे अपन कहते हैं नासिकता के आधार पर निर्नुनासिक और अनुनासिक स्वर, ठीक है। और छठा जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसका यदि आप स्क्रीनशॉट कर लेना चाहो तो ले सकते हो। आगे बढ़ेंगे। आज के स्वर के वर्गीकरण के रूप में मात्रा उच्चारण, उसका वर्गीकरण, यानी स्वरों का वर्गीकरण मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है, तो पढ़ेंगे, देख लेना। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं स्वरों का वर्गीकरण। पहला वर्गीकरण अपन ले लेते हैं, या फिर इसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं। पहला वर्गीकरण स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। स्वरों का वर्गीकरण मात्रा के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। सुनना, उच्चारण के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से, ठीक है। 3 प्रकार है इसके, 3 प्रकार है। कौन कौन से बता दूं आपको? उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक लघु स्वर, लघु स्वर, या फिर
या फिर इसे छोटा स्वर भी कहते हैं, लघु स्वर या इसे ह्रस्व स्वर यानी छोटा, या फिर इसे छोटा या फिर इसे लघु स्वर भी कहते हैं, या फिर इसी को ही कहते हैं छोटा स्वर, या फिर इसे ही बोलते हैं एक मात्रिक स्वर, यानी केवल एक मात्रा हो जिस पर, एक मात्रिक स्वर, इन्हें कहा जाता है ह्रस्व स्वर को। ठीक है। दूसरा है अपना दीर्घ स्वर, ठीक है। दीर्घ स्वर जिन्हें गुरु स्वर या फिर बड़ा स्वर, या फिर इसे ही कहा जाता है द्विमात्रिक स्वर, जिस पर दो मात्रा हो। और तीसरा अपन को पता है प्लुत स्वर, ठीक है, प्लुत स्वर। अब सुनना, ह्रस्व स्वर इनमें से कौन से स्वर हैं, दीर्घ स्वर कौन से हैं और प्लुत स्वर कौन से हैं। बता दो इनमें से ही आपको कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या जो होती है वो 4 होती है। ठीक है। अब कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से ह्रस्व का मतलब मैंने बताया है कि छोटा या फिर लघु स्वर, तो अ, लघु ई और लघु उ और री, ये क्या है आपके ह्रस्व स्वर है। ठीक है। अ, लघु ई, लघु उ और री, ये आपके 4 हो गए क्या ह्रस्व स्वर। अब दीर्घ स्वरों की बात करते हैं तो ये टोटल कितने हैं 11, और 11 में से तो 4 निकल गए तो बचे कितने 7। ये आपके क्या हो गए दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों में आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ के बाद ए, आई, ओ, औ। ठीक, ये क्या है 2, 2, 4, 6 और 1, 7 हो गए। ठीक है। अब प्लुत स्वरों की बात करते हैं। प्लुत स्वर किन्हें कहते हैं। ठीक है। प्लुत स्वर किन्हें कहते हैं। ठीक है। प्लुत स्वर उन्हें कहते हैं यानी जो बिना रुके उच्चारित, यानी जो अपन ध्वनि निकलते हैं वो बिना रुकी जाए, यानी ध्वनि का रुकावट नहीं हो, यानी जब किसी वर्ण को बोलते हैं तो उसमें उसका रुकाव नहीं हो। जैसे कि अ को बोलते लंबे समय तक अगर बोलते तो उसका प्लुत रूप हो जाता है, जैसे कि अ, री, उ, ए, समझ रहे। तो ये प्लुत स्वर है। प्लुत स्वरों की जो संख्या है वो 8 है। कौन कौन से हैं गुरुजी, कौन कौन से हैं तो देखियो गुरुजी, कौन कौन से हैं तो देखियो। प्लुत स्वर की जो संख्या है वो 8 है। ठीक है। प्लुत स्वर की जो संख्या है वो 8 है, यानी मात्रा या फिर उच्चारण के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है आपका ह्रस्व स्वर। ठीक है। ह्रस्व स्वर। दूसरा है आपका दीर्घ स्वर। तीसरा है आपका प्लुत स्वर। ठीक है। प्लुत स्वर मैंने इनकी बात होगी, ये चार है, ये 7 है। अब इनकी बात आ गई, ये 8 है। 8 कौन कौन से हैं तो दीर्घ के 7। ठीक है। 7 कौन कौन से दीर्घ के मैंने बताया, 1 अ, लघु ई, लघु उ और री, ये तो अपने ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर बाकी बचे 7, वो दीर्घ स्वर है। तो बाकी बचे जो 7 है, जैसे कि आ है, दीर्घ ई है, दीर्घ उ है, ए, आई, ओ, औ, ये अपने 7 हो गए। ठीक है। और प्लस अ भी अपने प्लुत में आएगा। ठीक है। प्लुत में आएगा तो ये टोटल मिलाकर 8 हो गए। ठीक है। ये तो हिंदी में बात करते हैं। हिंदी में प्लुत स्वरों की संख्या 8 होती है। अब मैं बता दूं कि संस्कृत में कितने होते हैं। तो बता दूं मूल भाषा जिन्हें अपन संस्कृत कहते हैं, उनमें प्लुत की जो संख्या होती है, प्लुत वर्ण या प्लुत स्वरों की जो संख्या होती है 9। एक तो 7 तो दीर्घ स्वर, सुनना। ठीक। एक अ और एक इसमें दीर्घ री आती है। ठीक है। दीर्घ री में इस प्रकार की 1 गुंडी 2 गुंडी। ठीक है।
इसको दीर्घ री बोलते हैं। और दीर्घ री और अ और साथ ये यानी 7, 8 और 9 ये प्लुत स्वर हैं संस्कृत में। बता दूँ आपके ज्ञान के लिए, तो बता दियो गुरुजी, तो बता दियो तुम्हारे सामने, ठीक है। तो मात्रा के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांट सकते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। प्लुत स्वरों की संख्या 8 होती है हिंदी में, और संस्कृत में 9 होती है री को जोड़कर, ठीक है। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है, बता दिया, आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। और प्लुत स्वरों की बात करते हैं तो वो 8 हैं, ठीक है। कौन कौन से आपके सामने रख दिया। अब स्वरों का दूसरा वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं। स्वरों का दूसरा वर्गीकरण मैं बता दूं कि स्वरों का दूसरा वर्गीकरण आपके सामने रख रहा हूँ। स्वरों का जो दूसरा वर्गीकरण है वो मैंने बताया कि ओष्ठ की आकृति के आधार पर, होठ की आकृति के आधार पर, ओष्ठ की आकृति के आधार पर, ओष्ठ की आकृति के आधार पर, ओष्ठ की आकृति के आधार पर वर्गीकरण, आधार पर वर्गीकरण, ओष्ठ की